वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रिवेंज वेपन का पार्ट 12 है। लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि लांग वांग जी ने विंग को बताया कि कुछ तो गड़बड़ है इस जो वैन क्लैन कर रहा है, और इसके बाद विंग ने डिसाइड किया था कि वो जियांग्स क्लैन जाएगा सब कुछ पता करने के लिए। जैसा उसने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग वो नी हुसैन के साथ जियांग्स क्लैन के लिए निकल जाता है। जब वो जियांग्स क्लैन पहुंचता है तो उसने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे ही जैन फैमिया और मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं उसके ऊपर, और उसके आते ही उस पर बरस जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोबारा से अपना मुंह लेके यहाँ आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, निकल जाओ यहाँ से। इस बात पे विंग भी गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं, आप होते कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाले? आपको शायद पता नहीं ये मेरा क्लैन है और आपकी हिम्मत कि आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। अभी के अभी आप और आपकी वाइफ यहाँ से बाहर निकल जाओ। इस बात पे मैडम यू गुस्से में अपना ज़िबियान विंग की तरफ मारते हुए करती है, लेकिन एज यूजुअल विंग अपनी ज़िबियान से उसका रोक देता है और गुस्से में बोलता है, क्या आपने फिर से मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश करी? कैसी हुई आपकी ये हिम्मत? इस बात में मैडम यू गुस्से में बोलती है, तुम यहाँ आके ऐसे कैसे इसे अपना क्लैन बता सकते हो? इतने साल से मैं और मेरे हस्बैंड इसे संभाल रहे, ये हमारा क्लैन है, ये जियांग्स क्लैन है, वी क्लैन नहीं। इस बात पे विंग जोर जोर से हंसने लगता है। बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता है। आप भी अच्छे से जानते हैं ये क्लैन किसका है। अभी इसी वक्त मेरे क्लैन से बाहर निकले, वरना आप तो सोच नहीं सकते कि आपके साथ क्या होगा। इस बात पे मैडम यू हंसते हुए बोलते हैं, जिस अल्फा के ऊपर घमंड करके तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो ना, वो अल्फा कुछ ही दिन का मेहमान है। बहुत जल्द वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, जैसे तुम्हारे माँ बाप चले गए थे। इस बात पे विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो घुटते बोलता है, क्या बोला आपने? विंग गुस्से में अपना ऑलमोस्ट ऑरा में आ चुका है। विंग के सराउंडिंग में हर कोई बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहा है। विंग कहने के लिए ओमेगा है, लेकिन वो कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं, वो बहुत स्ट्रांग ओमेगा है, और ये बात यहाँ खड़ा हर कोई फील कर रहा है। मैडम यू और गुस्सा करते हुए बोलती है, ये ओमेगा के हॉर्मोन्स हम पे छोड़ने की कोशिश मत करो, यही कर पाओगे बस तुम जब वैन क्लैन वाले तुम्हें खींच के अपने साथ ले जाएंगे अपना सेक्स स्लेव बनाने। तुम देखना कैसे कैसे तुम वैन रोहान और वैन रोहान के दोनों बेटों के सेक्स स्लेव बन के आ जाओगे, एक एक करके उन्हें बच्चे ही पैदा करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ और बचेगा नहीं। इस बात पे विंग अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और घूर घूर के मैडम यू को देखने लगता है। मैडम यू जिस तरीके से बिना डरे बोल रही है, अब विंग से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विंग गुस्से में अपनी तलवार निकाल के मैडम यू की तरफ अटैक करता है, जिसे तुरंत जैन फैमिया बीच में आके रोक देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम दोनों ने बचपन से तुम्हें पाला है और तुम हम पे तलवार चलबाजी कर रहे हो? तुम्हारे जैसे बेगैरत इंसान को तो बचपन में ही मार देना चाहिए था, पर मैंने सोचा कोई नहीं, तुम्हारी खूबसूरती का थोड़ा फ़ायदा उठाऊंगा, तुम्हें जवानी में किसी को अच्छे क्लाइंट को बेच के खूब पैसे बनाऊंगा। लेकिन तुमने उसमें भी चालाकी करके तुम लैंड क्लैन पहुँच गए मेरे ही बेटे की लाइफ बर्बाद करने। अब विंग बिल्कुल भी अपने गुस्से पर बर्दाश्त नहीं कर रहा है और विंग को महसूस नहीं हो रहा है कि धीरे धीरे करके विंग का बॉडी हवा में फ्लोट कर रही है। इतना ही नहीं, उसके दोनों कान निकलने लगे हैं, उसकी धीरे धीरे टाइनटेल फॉक्स वाले फॉर्म में आ गया। ये देख के मैडम यू और जैन फैमिया बहुत ज़्यादा घबरा जाते, तुरंत अपना गुस्सा छोड़ के अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और अपने दोनों हाथों से विंग के सामने सॉरी सॉरी करने लगते हैं। विंग जो अब बिल्कुल भी अब इस मूड में नहीं है कि वो जैन फैमिया मैडम यू को दोबारा चांस दे, वो धीरे धीरे करके अपने टेल्स के थ्रू जैन फैमिया और मैडम यू को पकड़ लेता है। उन दोनों को अपने टेल्स के थ्रू सफोकेशन फील करने लगता है, उनका दम घोटने लगता है। ये देख के मैडम यू और जैन फैमिया हाथ पैर हवा में मारने लगते हैं। तभी मैं जैन फैमिया बोलते हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारे लंजा को बचाने में। इस बात पे विंग तुरंत जैन फैमिया को नीचे छोड़ता है और मैडम यू को भी। अब दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगते हैं। अब मैडम यू और जैन फैमिया बोलना शुरू करते हैं। जैन फैमिया बोलते हैं, हमने तुम्हारे पेरेंट्स की वो बुक वैन क्लैन को दी थी जिसमें लिखा था कि किस तरीके से एक ड्रैगन को मार दिया जा सकता है। वो उस बुक में था कि एक ड्रैगन मर सकता है अब अगर उसके पास वो स्पेशल मणि हो जो ब्यूरन माउंटेन में छुपी हुई थी। शायद वो मणि, वो रेड स्टोन मिल चुका है वैन को, इसी कारण तुम्हारा लांग वांग जी अपना फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। इस बात पे विंग और गुस्से में और गुरगुराते, क्या किया तुमने उस बुक को, मेरे पेरेंट्स की बुक को मेरे लंजा के अगेंस्ट यूज़ करा? कैसे किया तुमने ये? कितनी बिल्कुल शर्म नहीं है ना तुम्हें?
इस बात पे विंग और गुस्से में अब उन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ता और उन दोनों को अपनी टेल से सफोकेटेड फील करा के वहीं मार देता है। जैन फेमिया और मैडम यू की डेड बॉडी अब ब्लड नीचे पड़ी है और विंग दोबारा से अपनी नाइटरेल फॉक्स से नॉर्मल फॉर्म में आके घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। तभी न्यूसन दौड़ा दौड़ा उसके पास आता है, कहता है वीक ब्रदर, हमें अभी भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत तुरंत जाना चाहिए वॉर बेस में और सबको सच बताना चाहिए कि किस तरीके से वो रेड स्टोन, वो नेगेटिव स्टोन वैन क्लैन ने ढूंढ लिया है। हाँ, आपको इस समय अपने लांग वांग जी की जान के बारे में सोचना चाहिए। ये बात बोल के वो लोग वहाँ से दौड़े दौड़े उस वॉर बेस पे जाते हैं जैसा वे जेन फेमिया और मैडम यू बता के गए हैं, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। वो रेड स्टोन पिरियड माउंटेन से निकाल के वैन क्लैन अपने साथ यूज़ कर रहा है। पहले वो अंदर ही यूज़ कर रहा था, लेकिन अब उसने वो एक छड़ी के ऊपर लगा दिया है जिसे वो यूज़ करके लांग वांग जी को मारने की सोच रहा है। वॉर बहुत ज़्यादा घमासान हो गया और लांग वांग जी भी अपने फुल फॉर्म में है, अपने ड्रैगन फॉर्म में। आज वो भी अपने भाई का बदला लेने इस वॉर मतलब इस युद्ध के मैदान में उतरा है। उसे भी पता है कि आज वो अपने भाई का बदला लेके ही वापस वॉर बेस में जाएगा। दोनों में खूब ज़ोर से जंग चल रही है। सब सोच रहे हैं कि आज तो वांग जी पक्का इस वैन क्लैन को एंड कर ही देगा। सबको यही उम्मीद है कि आज ये वॉर ख़त्म हो ही जाएगी। सब लोग यही सोच रहे हैं कि लैंड इस वॉर को जीत ही जाएंगे। यही सोच के वो लोग वहाँ पे वॉर करें। तभी एकदम से वैन रोहान अपनी उस छड़ी के साथ उस जंग के मैदान में उतरता है और एक पहला ही वार वांग जी पे करता है, जिसके कारण उसका वो ड्रैगन फॉर्म जो वो हवा में उड़ रहा था एकदम से उस अटैक से धड़ाम करके वांग जी ह्यूमन फॉर्म में ज़मीन पे आके गिरता है। वांग जी जितनी ज़ोर से नीचे गिरा है उसे काफ़ी चोट लगी है। एकदम से उसके मुंह से ब्लड की वॉमिट भी हो गई है। ये देख के वैन लायन कुरैन जो वहीं पे थे, इतना ही नहीं जिन जुशान और बाकी लोग जो सारे उस वॉर वेस में थे उन सब शॉक हो जाते हैं। वहीं वैन रॉन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी अब बेहोश पड़ा है, जिसके पास दौड़े दौड़े लायन कुरैन जाते हैं और उसकी गर्दन उसका सर अपनी गोदी में रख लेते हैं और कहने लगते हैं वांग जी होश में हो। वहीं विंग और नीमिंजे और नीहुसेन के साथ वहाँ पहुँचता है। जब वो देखता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। उसका वांग जी मतलब एक तरीके से ज़मीन में अपने अंकल की गोद में सर रखे हुए पड़ा हुआ है। उसकी बॉडी कुछ मूव नहीं कर रही है, बस मुंह से खून निकल रहा है। वहीं उसके बॉडी पे जो ड्रैगन शैल होता है वो सारे शैल चमकना भी कम कर रहे हैं। जब वांग जी अपने ड्रैगन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो थोड़ी देर के लिए उसकी बॉडी पे एक शैल वाला शेप रहता है जो एक ड्रैगन की टेल का होता है, वो एकदम से शाइन कम कर रहा है। ये देख के विंग भी वांग जी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। वो दौड़ा दौड़ा वांग जी के पास जाता है और एकदम से लंजा करके रोने लगता है। वहीं पीछे खड़ा वैन रोहान और उसके दोनों बेटे बड़े खुशी से उन लोगों की तरफ आगे बढ़ते हैं और विंग उन्हें गुस्से में अपनी लाल आंखों से घूर घूर के देख रहा है। वैन रोहान बोलता, रोना बंद करो और तैयार हो जाओ हमारे साथ वैन क्लैन में जाने के लिए। अब तुम्हारा मार्क अल्फा इस दुनिया में नहीं रहा तो तुम अब कहीं से भी एक मार्क ओमेगा तो नहीं रहे। रेडी रहो हमारे इस क्लैन में आने के लिए, मेरे को और मेरे बच्चों को सन देने के लिए। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें चांस दूंगा एक हैप्पी लाइफ जीने का, एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने का मेरे बेटे वेंसू के साथ, लेकिन तुमने अपनी अकड़ में वो चीज़ गंवा दी। अब तुम एक सेक्स स्लेव रहोगे, मेरे दोनों बच्चों के, हम सबको हायर दोगे, यही काम रह जाएगा तुम्हारा। वह सब लोग ये बात सुन के वहाँ खड़े सब लोगों को भी बहुत गुस्सा आ रहा है। पर वांग जी की इस डेथ जो उसे वैन रोहान ने बोला डेथ डिक्लेयर सुन के विंग पे रहा नहीं जाता। विंग अपनी जगह से उठता है और जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रहा है तो सराउंडिंग में एक अजीब सा ऑरा हो गया। विंग अपने पूरे नाइन-टेल फॉक्स में दोबारा से आ रहा है। वो ज़मीन से ऊपर की तरफ उड़ गया और अब पहले की तरह थोड़ा ह्यूमन थोड़ा नाइन-टेल नहीं बल्कि प्रॉपर नाइन-टेल फॉक्स में कन्वर्ट हो गया है। एक प्रॉपर फॉक्स जिसके पूरी 9 टेल है। ये देख के वहाँ खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि विंग भी एक ड्रैगन की तरह बहुत बड़े शेप में है। इतना ही नहीं, इतना बड़ा फॉक्स किसी ने भी नहीं देखा होगा। बहुत कम लोग इस 9 टेल फॉक्स के बारे में जानते हैं। जियानी जिन सिर्फ किस्से कहानी में सुना था, फर्स्ट टाइम तो वो लाइफ में देख रहे हैं। विंग को इस तरीके से अपने फुल फॉर्म में देखकर लामा मतलब एक तरह से वैन रोहान और वेंजू और वैन चाओ भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अब विंग धीरे धीरे करके अपनी 9 टेल्स की पावर यूज़ करता है। वो सबसे पहले अपने टेल से उन तीनों के गर्दन को पकड़ लेता है
और गुर्राने लगता है, जिसपे वैन चाओ और वेंजू ऑलमोस्ट डाई कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अपने बच्चों को मरता देखे वैन रॉन बीच में बोलता है, ठीक है हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। अब विंग जो ब्लू गुस्से में है इस समय इन तीनों को बस मारना चाहता है। अपने लंजा की इस हालत को देख के तुरंत वो बिना मौका गवाए इन तीनों का गला घोट देता है, और जैसे ही वो इन तीनों को मारता है इन तीनों की डेड बॉडी धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। अब विंग पहले की तरह अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ के बहुत ज़ोर से रोने लगता है। विंग को इस तरीके से रोता देख वहाँ पे नी मेंजर और एक तरह से नी हुसैन दौड़े उसके पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम रो मत, क्या पहले लंजा को देखो, क्या पता वो ठीक हो। विंग दौड़ा वांग जी के पास जाता है। वांग जी की ऑलमोस्ट बॉडी रिएक्ट करना बंद कर चुकी है, वह अब कोई समझ नहीं पा रहा है क्या करे। तभी एकदम से रैन कुरैन के दिमाग में कुछ आता है। वो तुरंत विंग और वांग जी को एक टेंट में ले जाने के लिए बोलते हैं। तो वांग जी को सब लोग टेंट में लेके जाते हैं। तभी एकदम से रैन कुरैन बोलते हैं, विंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करो वांग जी को। इस बात पे विंग शॉकिंगली पहले लैन कुरैन की तरफ देखता है, लेकिन बिना टाइम गवाए जैसे लैन कुरैन कह रहे हैं वैसे करने लगता है। सडनली जब विंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा था तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसके एक हाथ से अलग एनर्जी फील हो रही है और दूसरे हाथ में अलग एनर्जी फील हो रही है। वो एकदम शॉकिंगली कुरैन की तरफ देखता है। कुरैन बोलते हैं दोनों हाथों से करो। इस बात पे विंग ऐसे ही करता है, वो अपने दोनों हाथों से एनर्जी पास करने लगता है। विंग के एक हाथ से रेड कलर की एनर्जी जा रही थी तो दूसरे हाथ से ब्लू कलर की एनर्जी जा रही थी। ये देख के वहाँ खड़े सब लोग शॉक है, क्योंकि एक पर्सन के अंदर एक गोल्डन कोर होती है और एक गोल्डन कोर की एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, पर यहाँ दो स्पिरिचुअल एनर्जी सबको शॉक फील कर रही है। लेकिन लैन कुरैन समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। विंग का वो बेबी जो अभी उसके स्टमक में आया है उसके अंदर भी अपनी खुद की एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। वो इस समय इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर होने वाला है, तो उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा होने से पहले ही थी। वही एनर्जी है जो अब उसके फादर यानी वांग जी की बॉडी एक्सेप्ट भी कर रही है। धीरे धीरे करके वांग जी की बॉडी के घाव भी कम होने लगे हैं। ये देखकर भी लोग बहुत शॉक है, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी से होश आता है। इस तरह से घाव रिकवर होना भी शॉकिंग है। लेकिन लैन कुरैन बताते हैं कि विंग एक 9 टेल फॉक्स है, तो 9 टेल फॉक्स के पास ये एनर्जी भी होती है कि वो घाव बहुत जल्दी हील कर देते हैं। यही कारण है इतना ज़्यादा रेडियन से पिटने के बाद भी उसकी बॉडी पे एक भी मार्क नहीं है। उस तलवार का मार्क भी इसी वजह से बहुत जल्दी हील हो गया था, क्योंकि उसकी बॉडी एक 9 टेल फॉक्स की बॉडी है। फॉक्स की बॉडी में शायद ये पावर थी कि वो हील करती है, और वही पावर जब विंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के थ्रू वांग जी को दे रहा है तो वांग जी के घाव भी इसी तरह से हील हो रहे हैं। वांग जी धीरे धीरे करके आँख खोल रहा है, लेकिन उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन में है। वो समझ सकता है कि उसकी बॉडी पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि वीक क्यों फील कर रही है, क्योंकि उस स्टोन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। उन सारे ब्लू माउंटेन में जिन लोगों की डेथ हुई थी उनकी सोल उस स्टोन में कैद थी, तो उसी की एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से ही वांग जी इतना ज़्यादा पेन में है। वांग जी जब धीरे धीरे होश में आता है तो देखता है उसके सामने विंग बैठा है और लगातार उसे स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा है। वांग जी की आंख खुलते ही वहाँ खड़े सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं विंग भी को भी तुरंत लैन कुरैन रोक देते हैं एनर्जी देने से। विंग वांग जी को देख के 1 मिनट नहीं लगा था और उसे गले लगा के बहुत ज़ोर से रोने लगता है और कहने लगता है, लंजा तुम मुझे छोड़ के जाने वाले थे, तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के कैसे जा सकते थे। विंग थोड़ा गुस्सा करता है, थोड़ा नफरत करता हुआ बोल रहा है। वहीं वांग जी विंग को यहाँ देख के उसे भी एक बार को लगा था कि शायद वो हमेशा के लिए अब अपने लंजा मतलब अपने विंग को नहीं देख पाएगा। वो भी बहुत खुश हो जाता है विंग को सही सलामत देख के, और वो ये लोग यहीं पर इस तरह से खुश हो रहे थे। तभी एकदम से लैन कुरैन दोबारा बोलते हैं, विंग अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो एक बार शिचैन के पास भी चलो। इस बात पे सब लोग वहाँ शॉकिंगली मतलब देखने लगते हैं कुरैन को, पर कुरैन चाह रहे हैं कि जिस तरह से विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी से वांग जी के ही हो गए सारे चोट्स, वैसे ही कुरैन शिचैन के भी हो जाए। विंग भी जो ये चीज़ समझ चुका है कि उसके पास अब स्पेशल एनर्जी है और स्पेशल पावर है, वो भी बिना टाइम गवाए कुरैन की बात मान के वहाँ से शिचैन के रूम में चला जाता है। वांग जी को नींजो के भरोसे छोड़ के वो वहाँ पे भी इसी तरह से स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है, जिससे शिचैन को भी फाइनली होश आ जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं विंग की इस स्पेशल पावर को देख के। सब लोग मान गए हैं कि सचमुच विंग और वांग जी एक दूसरे के लिए ही गॉड ने बनाए हैं।
एक ड्रैगन है तो दूसरा नाइन टेल फॉक्स है। इन दोनों का एक दूसरे के लिए ही भगवान ने बनाया है। फाइनली ये वॉर खत्म हुई। फाइनली सब जगह हैप्पीनेस है। फाइनली सब लोग अब पहले से रिकवर हो रहे हैं। वहीं जियांग्स की डेथ का भी सबको पता चलता है, लेकिन कोई ज़्यादा उन लोगों के मरने पे दुख नहीं मनाता, सिवाय यानली और जंचा को छोड़ के। हाँ, यानली जानती है उसके पेरेंट्स बहुत गलत थे, उनके पेरेंट्स ने बहुत गलत किया, लेकिन हाँ थे तो उसके पेरेंट्स, तो उस बेचारी का दुख होना जायज़ है। वहीं जंचा जो जेल के अंदर था, जब वो ये सुनता है तो उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। हमेशा एटीट्यूड में रहने वाला, हमेशा क्लैन लीडर का बेटा बन के रहने वाला, घमंड में रहने वाला, बिना बात के लोगों पे गुस्सा करने वाला जंचा अब कहीं का नहीं रहा, क्योंकि शिचैन ने उसे ऑलरेडी सबके बीच में रिजेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि वो उनका रिजेक्ट ओमेगा है। दूसरा, अब उसके पास कोई क्लैन भी नहीं है, वो एक नॉर्मल एक सर्वेंट से भी बुरे हाल में आ गया, क्योंकि सब लोग अब उसे एक ऐसा ओमेगा देख रहे हैं जिसने धोखे से एक अल्फा को खुद से मार करवाया। उसके बाद उसके पेरेंट्स इतने बड़े खूनी थे वो पता चला, तो कोई भी उसे रिस्पेक्टफुल नज़रों से नहीं देख रहा। यानी ने उसे जिन क्लैन में आने का भी ऑफर दिया, लेकिन अपने घमंड और एटीट्यूड में उसने वो भी मना कर दिया। और अभी वो कहाँ है किसी को नहीं पता, किस हालत में है किसी को नहीं पता। कोई कहता है वो सर्वेंट वाली जॉब करता है, तो कोई कहता है उसने जाके खुद सुसाइड कर ली। कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और अगर कभी कभार यानी को फिक्र होती है तो जिन जिशान उसे समझा देते हैं कि उसने तो अपनी साइड से ट्राई किया था उसे अपने क्लैन में लाने के लिए, लेकिन उसने ही यहाँ आने से ज़्यादा अपना एटीट्यूड को इम्पोर्टेंस दी, तो जो भी उसके साथ होगा वो उसका खुद जिम्मेदार है। इन सारे टाइम पे फाइनली 9 मंथ हो गए थे जब यानली की गुड न्यूज़ आती है। उसे एक छोटा सा बेबी होता है जिसका नाम जिन रुलान रखा जाता है। विंग ने ही उसका नाम रखा था। इस ग्रैंड समारोह में विंग और वांग जी एज अ कपल जाते हैं। इस समय विंग को भी ऑलमोस्ट 6 मंथ के अराउंड हो चुके हैं। उसका भी बेबी बम दिख रहा है और सब लोग उसके क्यूट से इस बेबी बम को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि विंग जो पहले से ही बहुत क्यूट सा बहुत प्यारा सा ओमेगा था, वो इस समय इस बम के साथ तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। ना चाहते हुए भी वो इतना ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है कि हमेशा उसके ऊपर लोगों की नज़र चली जाती है। वहीं हमारे बेचारे जेलस लांगवांग जी भी विंग को अपनी सेंट से हमेशा कवर करके रखते हैं, ताकि कोई भी उनके ओमेगा की तरफ देखने की कोशिश ना करे। इन दोनों का उस वॉर के बाद में वांग जी को थोड़ा टाइम लगा रिकवर होने में, पर धीरे धीरे इन दोनों का भी हैप्पी टाइम चल रहा है। ये दोनों भी एक दूसरे के साथ एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यानी कि इस बड़े से नेम सेरेमनी में इन दोनों को स्पेशल गेस्ट की तरह एंट्री मिलती है, एक स्पेशल जगह मिलती है जहाँ वो बैठे हुए हैं। इन दोनों को इस तरीके से बैठा हुआ देख के सब लोग कह रहे हैं कि एक टाइम पे जहाँ पे वी चांसे और चांसा सन स्ट्रॉन्गेस्ट कपल थे, अब ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग कपल है। एक ड्रैगन है तो एक नाइन टेल फॉक्स है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। विंग वांग जी से ज़्यादा पावरफुल है, वांग जी विंग से ज़्यादा पावरफुल है। कोई किसी से कंपेयर नहीं कर सकता कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, बट दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। सब कोई कह रहे हैं इन दोनों का एक हैप्पी टाइम चल रहा है। यहाँ पे यानली की बेबी का नाम सेरेमनी होती है, जो विंग ने ही जिन रुलान रखा है और जिंगलिंग उसको घर पे बर्थ नेम दिया गया है। तो वहीं लान कुरैन आज एक और नई रिक्वेस्ट के साथ जिन क्लैन आए हैं, वो जिन सेक्ट लीडर से उनके दूसरे बेटे यानी मिंग्याओ का लांग शिचैन के लिए हाथ मांगने आए हैं। यहाँ खड़े काफ़ी लोग काफ़ी शौक है, जिनमें से वांग जी और खुद लान शिचैन भी हैं कि उनके अंकल को कैसे पता चला। वहीं विंग आराम से अपनी ग्रेप्स खाता हुआ इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। वो विंग ही तो है जिसने ये सब कुछ प्लान किया है। उसने ही काफ़ी दिन से लान कुरैन से रिक्वेस्ट की थी कि उनको शिचैन और मिंग्याओ की शादी के लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि अब एक तरह से जंचा शिचैन की लाइफ से जा चुका है और शुरू से ही लान सिर्फ एक ही बात प्यार करते हैं। और हमारे लान शिचैन ने तो शुरू से ही मिंग्याओ को पसंद किया था, मिंग्याओ को प्यार किया था, तो वो कैसे वो हक किसी और को दे सकते थे। इसलिए विंग ने कुरैन को समझाया और कुरैन को भी लगा कि हाँ, शिचैन को भी एक हैप्पी लाइफ जीने का हक है। उसने तो सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, उसने अब एक गलत इंसान से शादी करी, उसके बाद वो पेन भी सहा, सबके बीच में बेइज्जती भी सही, सब कुछ सहा, तो उसे एक हैप्पी लाइफ तो देना बनता ही है। जिनसेक्ट लीडर भी खुशी से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन दोनों की शादी भी सबके बीच में डिक्लेयर हो जाती है। विंग और वांग जी की शादी भी उस वॉर के बाद सबके सामने हुई थी। जब विंग को पता चल वांग जी ने बताया था
सॉरी वांग जी को जब विंग ने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है तो वांग जी बहुत खुश हुआ था और उसने सबसे पहले अपने अंकल और अपने ब्रदर से यही कहा था कि वो चाहता है कि वो विंग से सबके सामने शादी करे। इन दोनों की शादी भी तभी हुई थी। अब चारों तरफ एक हैप्पीनेस है। वहीं अब विंग जब वापस लैंडक्लैन आता है तो वो एक एक्साइटमेंट में शादी की तैयारी करना चाहता है, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी उसे ये करने नहीं दे रहा है। वो हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता है, ध्यान रखता है कि विंग को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, विंग की तबीयत ठीक है या नहीं, विंग को कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। हमेशा वांग जी उसके आसपास रहता है। विंग को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वांग जी अपने क्यूट ओमेगा को जितना हो सके उतना पैम्पर करता है, चाहे वो खाने हो, उसकी नखरे उठाने हो, उसके हार्मोन्स झेलना हो या फिर उसके बेड पे सेटिस्फाई करना हो। हर तरीके से वो कोशिश करता है कि वो इनको वो इस समय जितना हो सके उतना पैम्पर करे। विंग भी इस चीज़ को बहुत इंजॉय करता है। विंग आज भी कुछ नखरे करते हुए वांग जी को तुरंत नींद से उठा देता है। वांग जी घबराते हुए उठता है क्योंकि ये कब मिडनाइट की बात है। अब भी वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है और पूछा है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्या हुआ विंग, मुझे बताओ, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी? लंजा, मुझे इस समय अभी एक लोटस रूट सूट चाहिए। इस बात पे वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है। क्या? हाँ, आज मैं जिन क्लैन गया था ये सोच के कि सीजे मेरे लिए पक्का लोटस रूट सूप बनाएंगी, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, पर अब मुझे पीना है। लंजा, मुझे लोटस रूट सूप चाहिए। विंग, रात के 3 बज रहे हैं, तो क्या हुआ? 3 बजे भूख नहीं लग सकती क्या? यार ये मुझे नहीं, अपने बेबी को बोलो। ये बॉबे मेरी बात ही नहीं सुनता है, ये तुम्हारे ऊपर गया है, बिल्कुल जैसा चाहता है वैसा करता है। अब वांग जी घूर घूर के विंग को देखने लगता है। विंग बोलता है, अच्छा तो नखरे में मेरे ऊपर गया है, लेकिन अभी इसे कुछ खाना है। लंजा, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए लोटस रूट सूप बना दो, मुझे नींद ही नहीं आएगी बिना खाए। इस बात पे वांग जी बेचारा एज यूजुअल कह के किचन की तरफ जाता है जिनसे कि और कोशिश करता है कि वो उस टाइप का सूप बना सके। जब लंजा वांग जी मतलब विंग के लिए सूप बना के लाता है तो विंग बिना टाइम गवाए उस पर अटैक कर देता है और जैसे ही वो 2 स्पून लेता है तुरंत अब ये क्या बनाया है लंजा तुमने? ये तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है, ये तो सीजे जैसा क्या, सीजे का आधा भी नहीं है। ये बनाया तुमने मेरे लिए, मुझे नहीं खाना, ये दोबारा से बनाओ। इस बात पे वांग जी शॉकिंगली विंग को घूर घूर के देखने लगता है। विंग, मुझे जैसा आता था मैंने वैसा ही बनाया, लास्ट टाइम तो तुम्हें ये बहुत अच्छा लगा था, अब क्या हो गया पता नहीं, इस बार ये बिल्कुल अच्छा नहीं बना। लंजा, दोबारा से ट्राई करो, दोबारा से कुछ बनाओ। इस बात पे वांग जी बेचारा दोबारा से अपने प्लेट को उठा के किचन की तरफ जा रहा है और अब वांग जी जो जल्दी से गुस्सा नहीं करता, पटक पटक के जोर जोर से सामान पटक पटक के खाना बना रहा है। वो बेचारा क्या करे, रात के 3 बजे उसे भर नींद से उठा के उसे दूसरी बार सूप बनाने के बोल रहा है विंग। क्या गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा बेचारे को, वो ही अपना गुस्सा कंट्रोल करके यही कर रहा है। तभी विंग जिसे आवाज़ आ रही है वो तुरंत अपने बेड से उठ के किचन की तरफ जाता है तो देखता है वांग जी कितनी जोरों शोरों से सूप बना रहा है और कितने जोर शोर से सामान पटक रहा है। इस बात पे विंग को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। उसे पता है कि वो वांग जी को परेशान कर रहा है, लेकिन उसे हमेशा लंजा को परेशान करना पसंद है। वांग जी चाहे कुछ भी करे, थोड़ा गुस्से में खाना बनाए या कैसे बनाए, पर हाँ अगर विंग उसे 4 बार बोलेगा तो 4 बार ये सूप बना के लाएगा। वांग जी विंग ये भी जानता है, इसलिए विंग तुरंत वांग जी के पास आके पीछे से उसे हक कर लेता है, जिसे विंग मतलब वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है। पर वो देखता है कि विंग वहीं खड़ा हुआ है। विंग एकदम से अब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, लंजा अब सूप नहीं पीना। एकदम से वांग जी शॉकिंगली देखता है, फिर से पूछता है, क्यों विंग, क्या हुआ? अब मुझे सूप नहीं, मुझे अब कुछ और चाहिए। अरे ये बोल के वो एक हल्की सी नोटिस सी विंग वांग जी की तरफ करता है। वांग जी ये देख के थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि एक बात ये भी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी रात भी हो जाए, लेकिन जब वांग जी और विंग को एवरीडे मीन्स एवरीडे करना हो, उसके लिए तो लंजा ऑल टाइम रेडी रहता है। वांग जी बिना मौका गंवाए विंग को गोदी में उठा के दौड़ा दौड़ा अपने बेडरूम की तरफ जाता है और दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे करता है और दोनों इस चीज़ को, इस टाइम को इसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अपने नखरे करने वाले ओमेगा को जितना हो सके उतना वांग जी पैम्पर कर रहा है और यहाँ पे इन दोनों की 9 मंथ प्रेगनेंसी इसी तरीके से चलती है।
9 मंथ कंप्लीट होते ही विंग एक प्यारे से अल्फ़ा बेटे को बर्थ देता है, जैसा डिक्लेयर हुआ था। इसके बर्थ के टाइम पे भी एक और भविष्यवाणी होती है जिसमें कहा जाता है कि ये एक स्पेशल बच्चा रहेगा जिसके अंदर उसके मदर और फादर दोनों के गुण रहेंगे। हाँ, ना ही ये नाइनटेल फॉक्स में कन्वर्ट होगा और ना ही ये एक तरीके से ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये एक ह्यूमन फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन हाँ, दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी यानी दोनों की जो पावर्स होती है लाइक फायर, दोनों के हीलर, हिप्नोटाइज करने का तरीका, वो सब इसके अंदर होगा। अपने पहले रट के बाद पता चलेगा कि ये नाइनटेल फॉक्स रहेगा या फिर ये ड्रैगन रहेगा, लेकिन अभी तो ये ह्यूमन फॉर्म में ही है। और ये चीज़ सारी कल्टीवेशन वर्ल्ड में बता दी गई है। सब लोग इस बेबी के बर्थ पे बहुत ज़्यादा खुश है, चारों तरफ हैप्पीनेस और सेलिब्रेशन हो रही है। सब लोग जानते हैं कि ये एक फ्यूचर हायर है, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव करने वाला फ्यूचर का एक सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। तो सब लोग इसका खुल के वेलकम कर रहे हैं। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है गाइस। ये लास्ट पार्ट था, आप समझ चुके होंगे। होप सो आपको मेरा ये वाला फैन फिक्शन अच्छा लगे। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आपको इस टाइप के फैन फिक्शन अच्छे लगते हैं, यानी जो वेरी शॉर्ट हो, लाइक 10 या 12 चैप्टर्स में कंप्लीट हो जाए। अगर आपको यही इस टाइप के शॉर्ट फैन फिक्शन ही कंटिन्यू रखना है तो आगे से मैं ऐसे ही शॉर्ट लाया करूँगी। अदरवाइज़ ये स्टोरी बहुत डिटेल में थी, इसमें बहुत सारे लेयर थे, पर स्टोरी यही थी। कुछ चीज़ मैंने ज़्यादा कट नहीं करी है, बस कुछ सीन्स कट करे हैं, बाकी स्टोरी यही थी। तो अगर आप इसी तरह से चाहते हैं तो मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि मैं पहले की तरह, जैसे मेरा फर्स्ट जो था 2 हीलिंग हार्ट और मेरा मिस्टेक दैट चेंज माई लाइफ टाइप के फैन फिक्शन जिसके 20 से अबव पार्ट्स होते हैं, उस टाइप का करूँ, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। एंड थैंक यू टू लाइक माई फैन फिक्शन एंड माई चैनल। एंड होप सो आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लगते हो, इंगेज होते हो, तो आगे भी चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। और जो लोग यहाँ आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।